कामरूप असम का पहला ऐतिहासिक राज्य जो कि लगभग 800 वर्षों के लिए 350 और 1140 ईस्वी के बीच अस्तित्व में था। तो दोस्तों आज हम चलते हैं कामरूप की खूबसूरत और हसीन वादियों में, जहां का एक एक हिस्सा रोमांचित करने वाला है। वीरेंद्र का ट्रांसफर जब असम के लिए हुआ तो उसकी पत्नी विभा सहम उठी। असम यानी कामरूप, कामरूप अर्थात जादूगरों की नगरी। कितनी ही कहानियां सुन रखी थी उसने कामरूप देश की। सुना था कि वहाँ की स्त्रियां जादूगरनी होती है। पलक झपकते ही किसी भी अच्छे भले मनुष्य को भेड़ बकरिया या फिर तोता बनाकर पाल लेती है। जब चाहती है उन्हें फिर स्वाभाविक रूप में लाकर उनके साथ संबंध बनाती है। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये सिर्फ वही इंसान जान सकता है जिसके साथ आप बीती हुई हो। जहां फंसने के बाद एक बार कैसे भी करके तो जब वह इंसान वापस आया होगा वह अपनी दास्तां बयां कर सकेगा। इसके अलावा तो हर कोई किसी के लिए ये सब कहानियां ही होंगी, लेकिन ये वही स्थान है जो माता सती के शरीर का एक भाग गिरा था, जो 51 शक्ति पीठों में एक है। ऐसे स्थान पे वीरेंद्र का जाना होगा ये सोचकर विभा कांप उठी। सुनिए, आप अपना ट्रांसफर कैंसिल करवा दीजिए। क्या? क्यों कैंसिल करा दूं? वहाँ की स्त्रियां जादूगरनी होती है। कहीं आपको जादू से नहीं नहीं, वहाँ आप मत जाइए। पागल हुई हो क्या? आज के जमाने में भी इन बातों पे कोई विश्वास करता है? नई नौकरी है, 1 वर्ष के लिए जाना ही होगा, फिर वापस इधर ही ट्रांसफर ले लूंगा। वीरेंद्र विभा को समझाते हुए बोला। बेमन से विभा ने वीरेंद्र को विदा किया। वीरेंद्र का ऑफिस गुवाहाटी में था। उसने पद ग्रहण किया और क्वार्टर में रहने की जगह भी मिल गई। कुछ दिन बीतने पर वीरेंद्र बगल के सुमेश काका के साथ बागान देखने चला गया। बागान में एक से एक सुंदर स्त्रियां अपनी भाषा में बात कर हंस रही थी। सुंदर प्राकृतिक नज़ारों के बीच वीरेंद्र को बहुत सुखद आनंद मिल रहा था। अचानक से दूर बने कुछ झोपड़े बने दिखाई पड़ रही थी। वो उधर कोई गांव है क्या काका? हाँ बाबू, वह गांव ही है, लेकिन आप उधर कभी मत जाना क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे नहीं लगते। हमारे समाज के नहीं है ना, वो हम उनकी बातचीत भी नहीं समझ पाते। पता नहीं कौन सी भाषा बोलते हैं, अजीब रहन सहन है उनका, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, जैसे उनके अलावा और कोई यहाँ है ही नहीं। खैर तुम वहाँ मत जाना। दोनों वापस लौट पड़े क्वार्टर की ओर। बाबू, तुम्हें घूमने का बहुत शौक है क्या? हाँ काका, मेरी एक बात मानोगे बाबू? हाँ काका, कहिए ना। बाबू, कभी भी इस जगह अनजान जगहों पे अकेले मत जाना। अच्छाई के साथ बुराई भी होती है। काका मानो पिता के मंतव्य के समान उसे समझा रहे थे। ठीक है काका, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगा, किंतु कहाँ रख पाया वह उसकी बात का मान। वीरेंद्र का मन बार बार उसे उसी बस्ती की ओर आकर्षित करने लगा। क्या था उस बस्ती में जो उसका आकर्षण उसी ओर बना हुआ था? कई दिन बीत गए। एक दिन वह उसी जगह पहुंचा जहां उसे सोमू काका ने जाने से मना किया था। बस्ती के बाहर खड़ा रह वहां की खूबसूरती को निहार रहा था। साफ सुथरे रास्तों के किनारे पर्याप्त दूरिया पर झोपड़ियां बनी हुई थी। झोपड़ियों के बीच इतनी दूरी थी कि कोई किसी की निजी जिंदगी में व्यवधान न डाल सके। प्रत्येक झोपड़ी के पास सुगंधित फूलों के पौधे थे। सब कुछ बहुत सुखद लग रहा था। वीरेंद्र बस्ती की ओर बढ़ गया। अभी वह 2 झोपड़ियों के पास से गुजरकर आगे बढ़ा ही था कि उसके आगे वाले झोपड़ी से जैसे चांद निकल आया हो।
काले घाघरे और पीले चोली पहनी एक युवती झोपड़ी से बाहर निकल रही थी। कुछ देर वह वीरेंद्र को देखती रही। वीरेंद्र तो जैसे उस प्रीतम सौंदर्य सी मूर्ति को देखकर ठगा सा रह गया। फिर वह युवती के आगे आई और वीरेंद्र से बात करने लगी। पता नहीं वह कौन सी भाषा में बात कर रही थी। वीरेंद्र के समझ कुछ नहीं आ रहा था। उसके कानों में तो बस सामू काका की चेतावनी वाली बातें घूम रही थी। वह आगे बढ़ा तो उसने वीरेंद्र का हाथ पकड़ उसे वहीं रुकने का संकेत किया और युवती फिर से झोपड़ी के अंदर चली गई। कुछ पल बाद वीरेंद्र वापस जब पहली झोपड़ी के पास पहुंचा तो वैसी ही सुंदरी उस झोपड़ी से बाहर निकली। उसने लाल घाघरे पर नीली चोली पहनी थी। वह भी वीरेंद्र से बात करने का प्रयत्न करने लगी, पर वह भी वैसे ही अज्ञात भाषा में बात कर रही थी, जिसका एक भी शब्द वीरेंद्र की समझ में नहीं आ रहा था। सिर झटकते हुए वीरेंद्र जब आगे बढ़ा तो वह युवती भी वीरेंद्र के पीछे पीछे चल पड़ी। बार बार वह प्रेम पूर्वक कुछ कहने का प्रयत्न कर रही थी। अभी वह कुछ ही दूर चले थे कि दूसरी झोपड़ी वाली युवती पीछे से आ गई। आते ही उसने दूसरी लड़की से बहस करना आरंभ कर दिया। बातों के बीच बीच में बार बार वीरेंद्र की और संकेत कर रही थी, जिससे उसे ऐसा लगा जैसे उनकी उस बहस का मूल विषय वीरेंद्र ही था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वीरेंद्र तेजी से कदम बढ़ाते हुए बस्ती के बाहर निकलने लगा, पर पहली युवती ने वीरेंद्र का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने झोपड़े की ओर ले जाने का प्रयत्न करने लगी। दूसरी युवती उसका विरोध करने लगी। दोनों युवती क्रोध में भरकर एक पहाड़ी की ओर चल पड़े। वीरेंद्र का हाथ अभी भी दोनों युवतियों ने बड़ी ही मजबूती के साथ पकड़ रखा था। वीरेंद्र को खींचते हुए दोनों युवतियां पहाड़ी की ऊंची चोटी पर पहुंच गई। पहाड़ी के नीचे एक मैदान जैसा दिख रहा था। वीरेंद्र को वहीं खड़े रहने का संकेत कर दोनों युवतियों ने अपने कपड़ों में से मुट्ठी भर सरसों बरामद की और उस पर कुछ मंत्र पढ़े। अपने अपने सर पर घुमाते हुए उस सरसों के दानों को नीचे खाई में फेंक दिया। फेंकते ही खाई में दो खूंखार शेर प्रकट हो गए। वीरेंद्र कांप उठा। क्या हो रहा है ये सब? कौन है ये सुंदरियां? कैसा है ये विचित्र जाल? फिर दोनों शेर आपस में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। कुछ देर बाद एक शेर ने दूसरे शेर को परास्त कर दिया और उसे मार डाला। सिंह ने अपनी लाल लाल आंखें से ऊपर की ओर देखा। उसी क्षण वीरेंद्र की बगल में खड़ी युवती खाई में कूद पड़ी। कुछ ही पल में विजय सिंह ने उसे चीर फाड़ डाला। सहमा हुआ वीरेंद्र लड़खड़ाया तो पहली वाली युवती ने उसे थाम लिया। वीरेंद्र जब खाई में झांकता है तो वह अचंभित रह जाता है। कहाँ गया वह विजयी शेर और कहाँ गई वह दूसरी युवती? अब वहाँ कुछ भी न था। यह सब सोचकर ही वीरेंद्र के होश गुम हुए जा रहे थे। वीरेंद्र भयभीत होकर जब पहली युवती की तरफ देखता है तो वह बहुत ही आकर्षक ढंग से मुस्कुरा रही थी। एक हाथ से वीरेंद्र का हाथ थामे वह मानो उड़ती हुई थी वह अपनी झोपड़ी के पास आ गई। वीरेंद्र को आश्चर्य का एक और झटका लग गया था। बाहर से तो वह झोपड़ी दिखाई पड़ रही थी, पर अंदर से वो बिलासपुर की तरह सजी हुई थी। वह युवती शायद अकेले ही रहती थी। वहां पे उसने वीरेंद्र की बड़ी आवभगत की। उसे स्वादिष्ट भोजन के साथ पेय पदार्थ भी पिलाया, जिससे वह अपने अंदर नई शक्ति, नई संचार महसूस करने लगा। वीरेंद्र पूरा दिन और पूरी रात वहीं पर रुका। वह बाहर नहीं जा सका। वह सुंदर युवती पत्नी के समान उसकी सेवा कर रही थी। दूसरे दिन वह किसी प्रकार अपने संकेतों से जाने की अपनी व्यवस्था बताकर वीरेंद्र ऑफिस की ओर आया
तो वह दूर खड़ी उसे तब तक देखती रही जब तक कि वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। सारा दिन एक विचित्र सी बेचैनी उसके मन और मस्तिष्क पर हावी रही। शाम को जब ऑफिस से छूटकर जब वह क्वार्टर की ओर आ रहा था तो उसे रास्ते में वही सुंदरी युवती दिखाई पड़ी, मानो वह उसी की बाट जोड़ रही थी। वह उसे हाथ पकड़कर फिर उसी झोपड़ी में ले गई। यह अब उसकी दिनचर्या हो गई थी। रोज वह ऑफिस के बाहर छोड़ती और शाम को अपने साथ ले जाती। इसी तरह कई महीने बीत गए। विचित्र से सम्मोहन में जकड़ा हुआ था वीरेंद्र। एक दिन वह ऑफिस में खाली बैठा था, तभी चपरासी ने कुछ डाक लाकर उसे दिया। सर जी, आज आप ये डाक देख लो। ऑफिस के द्वारा भेजे गए पत्र के साथ उसकी पत्नी के भी 4 पत्र थे, जो कई महीने पहले के थे। उस पत्र को वह पढ़ भी न सका था। पत्र पढ़ते ही वीरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। विभा की व्याकुलता भरे पत्र और पत्र न भेजने की शिकायत की सकुशलता के लिए मिन्नतें। विभा 7 माह की गर्भवती थी। पत्र पढ़कर उसने छुट्टी की अर्जी तुरंत ऑफिस में दिया, जो उसी दिन मंजूर हो गई। उसने युवती से संकेतों में कहा वह माँ से मिलने 7 दिनों के लिए घर जा रहा है। युवती को अपनी पत्नी के बारे में उसने कुछ नहीं बताया था, क्योंकि जो औरत उसके लिए अपनी पड़ोसन को मार सकती है वह उसकी पत्नी को भी मार सकती है। युवती हमेशा वीरेंद्र पर नजर रखती थी, पर उससे वो प्यार भी अधिक करती थी। इसलिए आईने के सामने कुछ मंत्रों का जाप कर मुट्ठी को कुछ इस तरह भींचा जैसे वीरेंद्र का दिल उसकी मुट्ठी में कैद हो। फिर युवती ने वीरेंद्र को जाने दिया, पर शीघ्र लौटने को कहा। वीरेंद्र घर पहुंचा तो सारी बात पत्नी माँ को बताया। कहा मेरा अब वहां जाने का मन नहीं करता, पर न गया तो वह मुझे मार देगी। पत्नी ने दिलासा देते हुए कहा मेरी बात सुनिए, अगर वो आपसे प्यार करती है तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बस मेरे बारे में उसे कुछ न बताना, कम से कम आपकी जान तो बची रहेगी। वीरेंद्र की आंखों के सामने वह युवती हमेशा दिखाई देती। 7 दिन पूरे होने पर बेमन से वीरेंद्र असम पहुंचा और उसने पहला काम ये किया कि उसकी सैलरी का 3 हिस्सा उसकी पत्नी के पास हर महीने पहुंच जाया करे। ये आवेदन उसने ऑफिस में दिया। शाम को युवती उसे अपने झोपड़े में लेकर चली गई। वीरेंद्र समझ चुका था वह अब इस इंद्रजाल से छुटकारा नहीं पा सकता। फिर भी मन में एक विश्वास था, शायद एक दिन सकुशल वह अपने घर जा सके। वह युवती की हर बात मानता, उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश कर। इधर पत्नी भी अपने पति की रोज सकुशलता की कामना ईश्वर से